अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 टॉपिक हमारा है आज का एवेपोरेशन। इसमें हम एवेपोरेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं उनको स्टडी करेंगे और साथ ही ये कुछ कूलिंग एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है इसको हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें एवेपोरेशन की तो इसकी डेफिनेशन क्या है उसकी तरफ आते हैं। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ liquids into vapors is called evaporation। हमें पता है स्पॉन्टेनियस का वर्ड एक मैंने लिखा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप ही हो जाए, जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट या हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी बर्तन को, एक शर्त है कि उसको रखना ओपन है। अगर ओपन करके रखते हैं कुछ टाइम के बाद उसमें पानी कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता, तो इसका मतलब है वो पानी किधर गया है, वो चेंज हो जाता है लिक्विड इनटू वेपर्स। ये जो स्पॉन्टेनियस है, जो अब ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, जिसमें हमें किसी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस that take place on its own without any external agent, without any external help। यानी एक ऐसा प्रोसेस जो एक्सटर्नल हेल्प के बग़ैर हो जाए। मिसाल के तौर पर हम ऊपर से किसी नीचे चीज़ को नीचे छोड़ते हैं तो वो नीचे खुद ब खुद आ जाती है। दिस इज़ द जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो अपने आप हो जाता है, जिसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल हेल्प या मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। अगला पॉइंट की बात करें, ये एवेपोरेशन किस सिस्टम में होती है? तो ये क्लोज्ड सिस्टम में नहीं होती, ओपन सिस्टम होगा तो ये एवेपोरेशन होगी। ओपन सिस्टम क्या होता है? लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है या एक, आपको मैं कहता हूँ पानी है, ये पानी का एक कोई सोर्स है, ये वाटर है, H2O वाटर का सोर्स है। अब इसमें हीट का भी एक्सचेंज हो जाए, हीट का भी एक्सचेंज हो जाए और मैटर का भी एक्सचेंज हो जाए, तो फिर उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। मिसाल के तौर पर हमारे घर में कोई बर्तन था, हमने उसको रखा, उसको हीट दी। जब हीट दी, ऊपर से उसको हमने खुला छोड़ दिया, उसके ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं दिया, बंद नहीं किया, तो नीचे से जब हम उसको हीट देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता वाटर खुद ब खुद किधर चला जाएगा? ये लिक्विड स्टेट से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम उसको ऊपर से ओपन रखते हैं तो ऐसा पानी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एवेपोरेशन। तो हाँ, अब जो हम ये हीट की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ या हीट की बात कर रहा हूँ। अब ये टेम्परेचर या हीट जितना ज़्यादा इसको दिया जाएगा उतनी जल्दी एवेपोरेशन होगी। ये वैसे हर टेम्परेचर पे होगी, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाएगा। यही वजह है कि जब हम विंटर की बात करते हैं, जैसा आजकल सीज़न चल रहा है, तो कपड़ों को खुश करने के लिए हम बाहर पर रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या है? स्लो है। और जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो वो थोड़ी देर में ही चीज़ जल्दी, वो उनमें से पानी जो है वो जो कपड़े वो खुश्क हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो एवेपोरेशन है, ये ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे होता है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस
प्रोसेस है टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये तमाम टेम्परेचर पे होता है। ये अलग बात है कि टेम्परेचर अगर कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा, और अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होगा वो हाई होगा। आगे हम इसकी बात आते हैं कि वाई एवेपोरेशन, ये एवेपोरेशन होते कैसे है, रीज़न की तरफ आते हैं। रीज़न क्या है इसकी तरफ आते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर स्टूडेंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड है, ये सारे का सारा लिक्विड है। और हमें पता है कि जो लिक्विड्स हैं इनके अंदर कंटिन्यूस मोशन होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ये इनके अंदर मॉलिक्यूल्स के सीज नहीं होते, वे मूव करते हैं, कंपैक्ट नहीं होते सॉलिड की तरह, इनके अंदर मूवमेंट है। वो कौन सी मोशन है जिसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन होती है, और इस मूवमेंट की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी, अब देखो, अब हमें यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी की एवरेज होगी, और वो वाले मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, वो सरफेस पे आएंगे और क्या कर जाएंगे, एवेपोरेट कर जाएंगे, और जूं वो ऊपर चले जाएंगे। मैंने ये कहा रीज़न की तरफ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके अंदर मूवमेंट है, ये रैंडम मूव करते हैं, और रैंडम मूवमेंट होने की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लोअर होगी, कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। इसको समझने के लिए यूँ ही समझ लें, जैसे एक क्लास है उसके अंदर 30 स्टूडेंट हैं, उन 30 स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का कैलिपर रेट एक जैसा नहीं होता, कि इंटेलेक्चुअल पावर एक जैसी नहीं होती। किसी का इंटेलेक्चुअल पावर बहुत हाई होती है, वो एक पीक पे होते हैं, कुछ बिल्कुल डल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो उसी तरह आप समझ लें कि इस लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत लोअर होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी। क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इनकी हम काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकता कि हम सारे एक एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, ऐसा नहीं होगा। हम इनकी क्या लेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से हाई होगी, वो सरफेस पे आएंगे और क्या कर जाएंगे, एवेपोरेट कर जाएंगे। तो ये एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। अगली बात पे आते हैं कि जो एवेपोरेशन है ये तमाम टेम्परेचर पे होती है, ये अलग बात है। ये हमेशा उस वक्त तक एवेपोरेशन, जैसे हम ज्वार का पानी का कोई तालाब देखते हैं, पॉन्ड देखते हैं, तो वो उसमें बाहर से पानी ऐड ना करे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंटिन्यूस होती रहती है एवेपोरेशन। एक वक्त ऐसा आता है कि वो ज्वार या तालाब जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाता है। तो यही वही बात है कि एवेपोरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि तमाम लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और ये तमाम टेम्परेचर्स पे होती है, यानी टेम्परेचर कम होगा तो ये अलग बात है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, एवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी, कम टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर ये हम एवेपोरेशन को सीज कर देंगे। और ये किस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ओपन सिस्टम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। इससे पहले एक और पॉइंट की बात करते हैं, एवेपोरेशन काज कूलिंग।
वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वाई, जस्टिफाई इट। बेसिकली जो एवेपोरेशन है, इसमें जब हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किस में, गैस में, इन लिक्विड की जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये हायर है, इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लो हैं। जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने क्या करना है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है, यानी उनको वीक करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जब एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इसको समझने के लिए ये समझ लें कि जब मेरे पास एक लिक्विड था, उसको मैंने कन्वर्ट करना है गैस में, तो मुझे एनर्जी चाहिए। ये प्रोसेस कौन सा होगा, मैं लिख देता हूँ, ये आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो वाला प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। यही वजह है कि जब हम कपड़े खुश करने होते हैं तो हम धूप पे रखते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो वो हम जो सन लाइट आ रही होती है उससे एनर्जी गेन करती हैं और एवेपोरेट करती हैं। ज़ाहिर बात है कि जब हम एनर्जी देंगे तो उनकी तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब हम टेम्परेचर देंगे या हीट देंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से वो एवेपोरेट करेंगे। अब स्टूडेंट बात सुनिएगा कि जब एवेपोरेशन होती है तो वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, वो सरफेस पे आते हैं और एवेपोरेट कर जाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो डिक्रीज़ इन एनर्जी आया है, उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं, जिसके रिज़ल्ट में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर जाता है और हमें क्या फील होता है, कूलिंग। इसके लिए दो शॉर्ट क्वेश्चन आप सुन लें। वो क्या है कि एवेपोरेशन कॉज कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और यही दूसरा इसके साथ ये है कि जब हम आफ्टर बेदिंग पंखे के नीचे आते हैं तो हमें कूलिंग फील करते हैं, उसकी रीज़न क्या है। इन दोनों का आंसर इसी में आ रहा है। हमने देखा कि जब हम लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, गैस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लीक हैं, तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो गैस में जाएंगे। इसके लिए उन्हें हीट चाहिए, और ये प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, वो सरफेस पे आते हैं और एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में। अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। इस जो डिक्रीज़ आया है सिस्टम की एनर्जी में, तो वो सिस्टम अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए सराउंडिंग से या इन्वायरमेंट से हीट को अब्जॉर्ब करता है, जिसके रिज़ल्ट में जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर जाता है और हमें क्या फ़ील होता है, कूलिंग फील होती है। और इसी तरह जब हम नहाने के बाद पंखे के नीचे आते हैं और हमें कूलिंग फील होती है, और हमें पता है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो मॉलिक्यूल्स, वो पानी के वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के ऊपर होंगे, जब वो एवेपोरेट करना है तो उन्हें चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, वो सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, और उस वक्त सराउंडिंग
आपकी या मेरी बॉडी होती है, तो वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे हैं वो बॉडी के ऊपर हैं, तो उन्हें एवेपोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, जिसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी है, वो डिक्रीज़ कर जाती है और हमें क्या फील होता है, कूलिंग फील होती है। तो ये था हमारे पास एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इससे अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। अब मैंने ये सारे पॉइंट्स बता दिए, इन्हीं को आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है और आपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवेपोरेशन, उसमें पहला फैक्टर वो है सरफेस एरिया। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, एवेपोरेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने जब कपड़ों को ये चीज़ आपके अपने माइंड में आए, आप हमने डेली लाइफ में हम देखते हैं स्टूडेंट, आसान सी बात है, जब हम कपड़े वॉश करने के बाद घरों के अंदर उसको खुश्क करने के लिए रखा जाता है, तो कपड़े कब जल्दी खुश्क होते हैं, जब उनको हम फैला के रखें या बिल्कुल इकट्ठा रख दें। तो डेफिनेट बात है वो वाले कपड़े जिनको हम खुला करके रखते हैं ताकि उनका एरिया बढ़ जाए, और जितना वो एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना वो कपड़े को हम खुला नहीं रखेंगे तो वो उतना आहिस्ता खुश्क होता है, ड्राई होता है। उसकी रीज़न क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, लो। तो एवेपोरेशन का सरफेस एरिया के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम होगा। जितना सरफेस एरिया एवेपोरेशन, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एवेपोरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना जो है एवेपोरेशन लो होगी। लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, लोअर विल बी द सरफेस एरिया लोअर विल बी द एवेपोरेशन। यही वजह है कि जब हम सर्दियों में क्यों, उसकी रीज़न क्या है कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एस्केप करेंगे, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लेस एस्केप करेंगे। यही वजह है कि जब हम कपड़ों को खुश्क करते हैं तो उन्हें फैला के रखते हैं, और जितना हम ज़्यादा फैला के रखेंगे उतने कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, जिसका मतलब है उनका सरफेस एरिया बढ़ा और रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। नंबर 2 पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ भी एवेपोरेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एवेपोरेशन का रेट जो है वो कम होगा। हाँ, यही वजह है कि सर्दियों के अंदर जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसकी वजह से एवेपोरेशन, कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते, लेट खुश्क होते हैं। और जब गर्मियाँ होती हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, तो हायर विल बी द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ एवेपोरेशन, लोअर द टेम्परेचर लोअर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कैनेटिक एनर्जी उतनी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती जाएगी, और जितनी मॉलिक्यूल्स की कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और जितना कैनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की स्लो होगी उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो लो होगा। और तीसरा हमारा इसके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है
rate of evaporation that is inversely proportional to intermolecular forces। जितना किसी लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, मैंने इनवर्स रिलेशन लिखा है, उतना उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा। और जितना मालिक्यूल की या किसी लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, उतना उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो हाई होगा। मेरे पास दो लिक्विड है, एक मेरे पास है पेट्रोल, दूसरी तरफ मेरे पास है वाटर। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ज़ाहिर बात है कि जो H2O की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो पेट्रोल से ज़्यादा है। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लो है। यही वजह है कि जो पेट्रोल है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल होने का मतलब क्या है कि वो खुद ब खुद एवेपोरेट कर जाता है। अगर पेट्रोल का ढक्कन ओपन हो तो खुद ब खुद वो उड़ जाता है। रीज़न क्या है कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पेट्रोल से स्ट्रांग हैं, तो उड़ता ये भी है, लेकिन उसके मुकाबले में इसका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो स्लो है। इसी की तरह अगर मैं पेट्रोल और साथ हनी ले लूँ तो हनी के अंदर थिकनेस ज़्यादा है, गाढ़ापन ज़्यादा है। तो जितनी थिकनेस ज़्यादा है इसका मतलब है उसके अंदर उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। तो उनमें से अगर वाटर और हनी की बात करें तो उसमें जो हनी का रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो बहुत कम होगा, ना होने के बराबर होगा। क्यों? उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और वाटर में उसके मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, तो ये इसके अंदर जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा वो हाई होगा। तो ये आपने क्या करना है, इनको रिलेशंस में याद रखना है। क्या हम लिखेंगे कि स्ट्रांगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। लोअर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगर द हायर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। उसमें हमने यही बात की कि जो हमारे पास लिक्विड्स हैं वो जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा, और जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो लो होगा। इसी तरह ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनमें ज़्यादा सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये की पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैं यहाँ पे आपको वो की पॉइंट और सारा कंसेप्ट बता दिया, बाकी आप इसको अपने लफ्ज़ों में ख़ुद लिखेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स यहाँ बाई वन लिखे जाएँ। अच्छे टीचर की क्वालिटी ये होती है कि वो आपके कंसेप्ट आपको समझाए, आपको ये लिख के ना दे। लिखा हुआ तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स में पढ़ा होता है, आप यहाँ से कंसेप्ट लें और याद बेशक कहीं से भी करना पड़े आप कर सकते हैं, कहीं से भी लिखना पड़े आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मेन बात आपकी कंसेप्ट की होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग की होती है। तो ये था हमारा एवेपोरेशन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है MCQ के हवाले से, MD कैट के हवाले से, कि ये ओपन सिस्टम की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हीट को अब्जॉर्ब करता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग वाई, ये बात है। उसके बाद फैक्टर्स हैं, ये आप इनको रिलेशंस बना के याद करेंगे तो आपके लिए याद करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। ये दैट्स ऑल अबाउट द एवेपोरेशन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।